अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक हमारा नया लेक्चर चैप्टर 5 के। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन 4 से हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी हम फालतू की चीजें बोले बिना। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन आपने देखा था। लास्ट वाला क्वेश्चन हमने कौन सा गिना था? क्वेश्चन नंबर 33, जहाँ पे बताया था कि डेटर्स का कैलकुलेशन कैसे आया है वो हमें पता नहीं है। ना ही आपकी आरटीपी एमटीपी ने बताया है, ना ही किसी चीज ने बताया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डन। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 4 वो देख लेते हैं। फॉलोइंग आर अ कॉस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ केजी लिमिटेड विच हैज कमेंस्ड अ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट है। जब भी न्यू प्रोजेक्ट आए ध्यान में, तब क्या होता है, हमें रॉ मटेरियल परचेज ढूंढना होता है, ना कि रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये याद रखना। फॉर अ एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 24,000 यूनिट्स विच इज द फुल कैपेसिटी। ओके, फुल कैपेसिटी 24,000 बनाएगा। उसका उसने हर चीज हमें दे दी है। मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड फिक्स एडमिन एक्सपेंस 160 रुपीज होता है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 192। सेलिंग एक्सपेंस रुपीज 10 पर यूनिट। ओके, एडिशनली ये एक्सपेंस के अलावा एक और एक्सपेंस हो रहा है, सेलिंग एक्सपेंस रुपीज 10 पर यूनिट। 80% ऑफ विच इज वेरिएबल, मतलब कि 20% हमारा यहाँ पे फिक्स्ड है। जो भी हमारा फिक्स पोर्शन निकलेगा, कितना निकलेगा? 2 रुपीज। और ये 2 रुपीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 से, क्योंकि वो हमारी फुल कैपेसिटी है। ऑलवेज फिक्स एक्सपेंस फुल कैपेसिटी के साथ कैलकुलेट होता है, एंड वेरिएबल एक्सपेंस ऑलवेज हमारा जितना हमने प्रोडक्शन किया है उसके साथ होता है। इन द फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड सेल आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलो। प्रोडक्शन दे दिया, सेल दे दिया। फर्स्ट ईयर में हमने 12,000 का प्रोडक्शन किया और सेल किया है 10,000 यूनिट का। सेकेंड ईयर में हमने 18,000 का प्रोडक्शन किया है और 17,000 का हमने सेल किया है। द असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट गिनने के लिए दे दिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। डब्ल्यूआईपी इन लोगों ने बोल दिया नील है, मतलब डब्ल्यूआईपी का कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा नहीं। डेटर्स, कैश बैलेंस, क्रेडिटर्स और सप्लायर और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस हमें ऑलमोस्ट चीजें दे दिए। प्रिपेयर फॉर द 2 years। ओके, इन लोगों ने 2 साल के लिए मांगा है। क्या मांगा है? प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इग्नोर अ टैक्सेशन। ओके, टैक्स का कोई अमाउंट दिया नहीं तो टैक्सेशन हम इग्नोर ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मांगा है, तो इस बार हमें यहाँ पे सेल भी शो करना पड़ेगा। ज्यादातर केस में हम क्या करते थे, ज्यादातर केस में हम सेल वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ टोटल कॉस्ट तक का ही पोर्शन हम शो करते थे। डन। तो इस बार हमारा जो कॉस्ट शीट बनेगा वो पूरा प्रॉपर कॉस्ट शीट बनेगा, जिसके अंदर सेल का भी हमारा पोर्शन होगा। डन। और दूसरा क्या मांगा है? प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये मांगा है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जिसको हम कॉस्ट शीट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, या फिर अंदर लिखा है वही लिख देते हैं, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। फर्स्ट चीज मांगी है प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डन। तो करते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे पहला बनेगा पर्टिकुलर्स, बाद में बनेगा ईयर 1, देन हमारा बनेगा ईयर 2। ओके, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन हमने कितना किया और सेल कितना किया। कॉस्ट शीट ऐसे ही बनाते हो ना आप, राइट नाउ जो भी बनाते हो। तो प्रोडक्शन किया 12,000 यूनिट का और 18,000 यूनिट का। 12,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है और 18,000 यूनिट का दिया है। ठीक है, ये देखो प्रोडक्शन ऐसे दिया है, यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं। तो वो देख के लिखना आप लोग, कि आप 18 और 12 यहाँ पे लिख के प्रोडक्शन और सेल पे मिस कैलकुलेशन ना करें। पहले साल का सेल है 10,000 का और सेकेंड ईयर का सेल है 17,000 का। डन। तो इसका काम हमारा खत्म हो चुका है। अब हम एक एक करके चीजें गिनना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मटेरियल, या फिर बोल देते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले हमारा मटेरियल 80 रुपीज के हिसाब से। तो मटेरियल एट द रेट 80 रुपीज। मटीरियल, ये 80 रुपीज हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? तो मटेरियल के 80 रुपीज हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर। 12,000 इंटू 18, तो ये हमारा हो जाएगा 9,60,000 रुपये। एंड ईयर 2 के लिए
ईयर 2 के लिए हमारा प्रोडक्शन है 18,000 यूनिट का और मटेरियल है 80 रुपीज, तो ये हो जाएगा हमारा 14,40,000 रुपीज। डन। अब मटेरियल के बाद हमें क्या दिया है, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस, तो इसमें ऐड होगा डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस। तो डायरेक्ट लेबर है हमारा 40 रुपीज पर यूनिट, तो डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस भी हमारा प्रोडक्शन के ऊपर लगेगा, तो 12,000 इंटू 14, तो ये आपका हो जाएगा 4,80,000 रुपये। एंड सेकेंड में हमारा हो जाएगा 80,000 इंटू 14, ये आपका हो जाएगा 7,20,000 रुपये। डन। तो ये भी हमारा हो गया। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 12 रुपीज, तो एडबैक होगा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा प्रोडक्शन के ऊपर, यहाँ पे भी कैलकुलेशन होगा प्रोडक्शन के ऊपर, एंड यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेशन होगा एट द रेट, ये कितने रुपए का है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 12 रुपीज का। यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो होगा फुल कैपेसिटी के ऊपर, तो फुल कैपेसिटी हमारी कितनी यूनिट बनाने की है, तो फुल कैपेसिटी हमारी है 24,000 यूनिट बनाने की। एक काम करो, इसको ऐसे ही कर दे, नहीं कर सकते, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, फुल कैपेसिटी हमारी 24,000 यूनिट बनाने की इंटू ₹12। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके शो क्यों नहीं किया, यहाँ पे अमाउंट क्यों लिख दिया, रीजन मीन हमें बाद में दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके बताना पड़ेगा, बट जबकि हम फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख रहे हैं तो दोनों के सेम हो गए, तो 24,000 इंटू 12, तो ये हमारा हो जाएगा 2,88,000। 2,88,000 फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कभी भी चेंज नहीं होंगे। डेप्रिसिएशन 20 रुपए है, तो इन लोगों ने क्या बोला है हमें, यहाँ पे हमें प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाना है, तो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन है यहाँ पे 20 रुपए पर यूनिट। डेप्रिसिएशन हमारा किस पे कैलकुलेट होगा, तो जो हमारा डेप्रिसिएशन का पार्ट है, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट टोटल फुल कैपेसिटी पे ही होगा कैलकुलेशन, तो 24,000, और हर एक यूनिट को बनाने में हर एक यूनिट का डेप्रिसिएशन कितना है, 20 रुपीज हर एक का डेप्रिसिएशन है, तो 24 इंटू 20 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4,80,000, ये भी हमारा हो जाएगा 4,80,000। डन। देन इसके बाद हमारा कौन सा पोर्शन है, फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस ₹8, फिक्स एडमिन एक्सपेंस कितने रुपए के, एट द रेट 8 रुपीज के हैं, तो फिक्स्ड है, तो ये हमारा फुल कैपेसिटी पे ही कैलकुलेट होगा, तो 24,000 का 8 रुपीज, 1,92,000 दोनों के लिए सेम ही रहेगा। एंड तो यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिल जाएगा यहाँ से, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा होगा 9,60,000 प्लस 4,80,000 प्लस 2,88,000 प्लस 4,80,000 प्लस 1,92,000, तो इसका टोटल हमारा हो जाएगा 24 लाख रुपीज। उसका देख लेते हैं, सेकेंड ईयर में 14,40,000 प्लस 7,20,000 प्लस 2,88,000, 40,40,000, 7,20,000 प्लस 2,88,000 प्लस 4,80,000 प्लस 1,92,000, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 31,20,000 रुपये। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा टोटल ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स ऐड होगा प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स स्टॉक। डन। और लेस हो जाएगा क्लोजिंग फिनिश गुड का स्टॉक हमारा लेस हो जाएगा। डन। तो पहली बात, ये हमारा पहला साल है, तो फर्स्ट ईयर में क्या ओपनिंग स्टॉक होगा, अरे ओपनिंग स्टॉक होगा हमारा फर्स्ट ईयर में, तो नहीं, फर्स्ट ईयर में हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, न्यू प्रोजेक्ट है इसलिए, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा हो जाएगा डेस। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 24 लाख रुपीज है, तो 24 लाख रुपीज लगे हैं 12,000 यूनिट बनाने के लिए, डिवाइड बाय 12,000 यूनिट्स। डन। तो क्या मिला मेरे को,
200 रुपीज लगे एक यूनिट बनाने के लिए। 1 मिनट हो। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना रह रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो 12,000 माइनस 10,000, तो यहाँ पे 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक है यूनिट्स का। एंड सेकंड में हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 18,000 माइनस 17,000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1,000 यूनिट का। डन। तो इतना हमारा क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट आ रहा है। ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन माइनस सेल। क्या ये पोर्शन हमारा सही है जो हमने अभी क्लोजिंग स्टॉक लिखा है? तो फर्स्ट ईयर के रिगार्ड में हमारा ये वाला पोर्शन सही है कि 2,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, लेकिन सेकेंड ईयर के बिहाफ पे ये गलत है। ठीक है, इसको अच्छे से देखते हैं यहाँ पे। अब वर्किंग नोट 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यूनिट, या फिर लिख देते क्लोजिंग स्टॉक का, हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन ही कर देते। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमें कैसे मिलता है, पहले तो वो उसका चर्चा करते हैं। प्रोडक्शन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डन। अब ईयर 1 का मुझे क्लोजिंग स्टॉक जानना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं लिख दूं ईयर 1 का प्रोडक्शन हमारा कितना है। ईयर 1 का प्रोडक्शन है हमारा 12,000 यूनिट्स का, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो फर्स्ट ईयर में हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा नील, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर है। इससे पहले कंपनी कभी थी ही नहीं, ये पहला पहला साल है। ठीक है। प्लस ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल किया 10,000 यूनिट्स का, माइनस हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो हमें ढूंढना है, तो क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा 2,000 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर 1 इज इक्वल टू 2,000 यूनिट्स। डन। यहां तक पता चला। अब ये तो हमारा 2,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है ईयर 1 का। इसका मतलब क्या हुआ? ईयर 2 पे हम लिखते हैं ईयर 2, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 यूनिट का ईयर 1 का, वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ईयर ओपनिंग स्टॉक ऑफ ईयर 2 कितना होगा? 2,000 यूनिट्स। डन। अब इसको फिर से लिखते हैं यहां पे। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रोडक्शन कितना किया? ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रोडक्शन किया है 18,000 यूनिट का। डन। एंड हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो था 2,000 यूनिट्स का। डन। प्लस हमने सेल किया 17,000 यूनिट का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 17 2 19। हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, फॉर्मूला लिखते टाइम कुछ गलत कर दिया ना हमने। फॉर्मूला एक्चुअली है सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि गुड प्रोड्यूस्ड, मतलब हमारा प्रोडक्शन का पार्ट, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, हमने थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया था, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 12,000 यूनिट्स और ये हो जाएगा 10,000 यूनिट्स। आपका क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, 12 माइनस 10 10,000। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस में आ रहा था। डन। अब हमारा इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूले में हम लिख देते, तो सेल हमारा ड्यूरिंग द ईयर है 70,000 यूनिट्स का, इज इक्वल टू प्रोडक्शन हमने किया है 18,000 यूनिट का, ओपनिंग स्टॉक है हमारे 2,000 यूनिट्स, प्रोडक्शन हमने किया है 18,000 यूनिट्स का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा 18 और 2 20, 20 में से 17 जाए तो 3। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर 3, अरे ईयर 2 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? 18 2 20 माइनस 17, 3,000 यूनिट्स। डन। तो इस हिसाब से हमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाल लिया है। अब
थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इसको है ना यहाँ नीचे लिख देते हैं। डन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम हमारा ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें COGS अवेलेबल फॉर सेल मिलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इतना सेल है अवेलेबल के लिए, इतना हमारे पास पड़ा है, यहाँ जो भी हमारा अमाउंट आएगा उतना क्या है हमारे लिए अवेलेबल है, इसको हम सेल कर सकते हैं। बाद में उसमें से हमारा लेस कर डालेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हमने गुड्स सोल्ड किया उसका कॉस्ट हमें मिल जाएगा। डन। तो एक एक करके देखते हैं। अब हमें पता चल गया भाई फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक हो जा रहा है नील, रीजन बिंग हमारा फर्स्ट ईयर है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ अवेलेबल गुड्स ऑफ सेल कितना होगा, 24 लाख रुपीज। ओके। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन है, ईयर वन का हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से एक बार, ईयर वन फिनिश गुड्स इज इक्वल टू, तो ईयर वन में हमारे फिनिश गुड्स टोटल है 2000 यूनिट्स जो हमने ढूंढ लिया था। देन अब मुझे पर यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो पर यूनिट की वैल्यू के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा मेरा टोटल यूनिट कितने हैं। तो टोटल यूनिट इज इक्वल टू, टोटल यूनिट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, के एक साथ मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था और मेरा प्रोडक्शन कितना था। ठीक है, क्योंकि आप समझो यहाँ पे जो मेरा अमाउंट आएगा 24 लाख रुपीज, वो किन दोनों चीजों का मिश्रित है, वो इन दोनों चीजों का मिश्रित है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का और ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो मुझे इसके भी यूनिट लेने पड़ेंगे और इसके भी यूनिट लेने पड़ेंगे अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो यहाँ पे हमारा आएगा टोटल यूनिट्स हमारे हो जाएंगे नील, ये वाला पोर्शन तो है नील, प्लस प्रोडक्शन ऑफ यूनिट ड्यूरिंग द ईयर कितना किया है, 12,000 का हमने प्रोडक्शन यूनिट किया है 12,000 का, तो हमारा टोटल यूनिट हो जाएगा 12,000 यूनिट्स। डन। अब मुझे 2,000 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा 12,000 यूनिट का पर कॉस्ट कितना होता है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 12,000 यूनिट का जो वैल्यू है वो है 24 लाख रुपीज। अरे 24 लाख रुपीज, तो 2,000 यूनिट्स का कितना, अगर इसको आप करोगे तो ये होगा 24 लाख इंटू डिवाइड बाई 12,000 इंटू 2,000। डन। ये इतना पार्ट आपको पर यूनिट का पार्ट शो कर रहा है और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है आपको। डन। तो इज इक्वल टू 24 लाख डिवाइड बाई 12,000 इंटू 2,000, तो ये आपका हो गया 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए, इसको और बेहतरीन कर देते, टोटल यूनिट्स इज इक्वल टू 12,000 यूनिट्स। डन। तो ये 4 लाख रुपए हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 20 लाख रुपीज। डन। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। अब यहां पे बात करते हैं ईयर टू के लिए, ये जो हमारा क्लोजिंग फिनिश गुड्स आया 4 लाख रुपए, यही हमारा ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक बनेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये हमारा होगा एड बैक 4 लाख रुपीज, तो ये हमारा हो जाएगा 31,20,000 प्लस 4 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 35,20,000 रुपए। 35,20,000 रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ गुड स्टॉक अवेलेबल है। अब ईयर टू के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, ईयर टू कैलकुलेशन सेम ही जाएगा। ईयर टू में हमने फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक ढूंढा है, तो ईयर टू में हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक है 3,000 यूनिट्स का, तो वो हमारा आ जाएगा 3,000 यूनिट्स। 3,000 यूनिट्स। डन। अब 3,000 यूनिट्स के बाद हमें क्या ढूंढना है, टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स हमारे कितने, तो टोटल यूनिट्स इज इक्वल टू, हमने लिया है फॉर्मूला प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक से हमारा 4 लाख का माल आ रहा है जिसके अंदर 2,000 यूनिट्स का वो वर्थ रखते हैं, तो ये 2,000 यूनिट्स हमारे ओपनिंग स्टॉक के हुए, प्लस ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन कितने का किया, तो ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन किया है
18,000 यूनिट्स का, तो प्लस 18,000 यूनिट्स, तो हमारा टोटल यूनिट्स हो जाएगा 18 प्लस 2 20,000 यूनिट्स। तो 20,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट हमें लग रही है 35,20,000 रुपए। 35,20,000 रुपए लग रही है हमें 20,000 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट। 20,000 यूनिट्स का कॉस्ट लग रहा है 35,20,000 रुपए। तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में 3,000 यूनिट है, उसका कॉस्ट कितना लगेगा? डन। तो ये हमारा हो जाएगा 35,20,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 3,000। 35,20,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 3,000, तो ये आपका हो जाएगा 5,28,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। तो ईयर 2 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 5,28,000, और 35,20,000 में से हम ये 5,28,000 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कॉस्ट बन जाएगा 29,92,000 रुपीज। डन। तो ये हमें सबसे पहले हमारा COGS हमें यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद क्या है, तो ये COGS हमें मिल गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 192। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है 192 रुपए पर यूनिट, एंड द सेलिंग एक्सपेंस 10 रुपीज पर यूनिट। डन। तो सबसे पहले हम सेलिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे, बाद में उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो हमें हमारा सेल प्राइस मिल जाएगा। तो COGS में हमारा होगा सबसे पहले ऐड सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 10 रुपीज पर यूनिट, 80% ऑफ विच इज वेरिएबल। तो यहां पे हमारा सेलिंग एक्सपेंस का पोर्शन बनेगा वेरिएबल और फिक्स्ड का। तो यहां पे लिखूंगा मैं पहले वेरिएबल, और यहां पे मैं लिख दूंगा फिक्स्ड। वेरिएबल है 10 रुपीज का, 10 रुपीज का कितना था? 80% था। 10 रुपीज का 18% वेरिएबल है, तो एट द रेट 8 रुपीज पर यूनिट, और 10 रुपीज का 20% फिक्स्ड है, ये हमारा होगा एट द रेट 2 रुपीज पर यूनिट। अब जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन होगा वो कैसे आएगा? तो ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस कब लगता है? सेल करने का कॉस्ट। तो सेलिंग एक्सपेंस के साथ हमारा यूनिट कौन सा मल्टीप्लाई होगा? सेल्स यूनिट। और यहां पे हमारा होगा फुल कैपेसिटी, क्योंकि ये फिक्स्ड है। जब भी फिक्स्ड शब्द आए तब आपको है ना एक्सपेंस का नेचर नहीं देखना है। फिक्स्ड नेचर ऑलवेज शो करता है कि वो फिक्स्ड ही है, आप करो या ना करो आपको उतना करना पड़ेगा, तो वो हमारा फुल कैपेसिटी के साथ होगा। तो 24,000 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 48,000 रुपीज का वेरिए फिक्स्ड। यहाँ पे भी 48,000 का फिक्स्ड, एंड 8 इंटू कितना हमारा है यहाँ पे सेल? तो ईयर 1 में 10,000 का सेल है, तो 8 इंटू 10 80,000 हमारा सेल हो जाएगा। डन। तो हमारा ईयर 1 का हमें मिल गया 80,000 वेरिएबल और 48,000 फिक्स्ड। देन आफ्टर हमारा 70,000 सेल्स है सेकेंड ईयर का, तो 70,000 इंटू 8, तो ये हमारा हो जाएगा 1,36,000। 1,36,000 हमारा वेरिएबल और 48,000 हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस। तो हमें अब यहाँ पे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे सेल। डन। तो COGS से हमारा फर्स्ट ईयर में 20 लैक्स, और 80 प्लस 80,000 प्लस 48,000 प्लस 20 लाख हमारा हो जाएगा 21,28,000, 21,28,000। देन 29,92,000 प्लस 1,36,000 प्लस 48,000, तो ये आपका बन जाएगा 31,76,000। ये आपका बन गया कॉस्ट ऑफ सेल, जिसके अंदर हमारा ऐड होगा प्रॉफिट। ओके, तो सेल है एट द रेट 192। ओके, सेलिंग प्राइस है 192 पर यूनिट। फर्स्ट ईयर में हमने सेल किया है 10,000 यूनिट्स, तो 10,000 इंटू 192, तो ये आपका आ जाएगा 192,1234। डन। माइनस करूंगा 21,28,000, तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट नहीं आ रहा है, वो लॉस आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट करके माइनस में जो भी इंडिकेट करेगा वो लॉस होगा। लॉस हमारा आ रहा है 2,08,000 रुपए। डन। सेकेंड ईयर में हमने कितना यूनिट सेल किया है? 17,000, तो 17,000 इंटू 192, तो ये आपका बन जाता है 32,64,000 माइनस
3176,000, तो आपका 88,000 का यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है। ओके, तो आप देख लो फर्स्ट ईयर में हमारा लॉस बन रहा है एंड सेकेंड ईयर में हमारा प्रॉफिट बन रहा है। तो ठीक है, तो हमारा इसका भी काम हमारा खत्म हो चुका है, इसका भी काम खत्म हो चुका है। मतलब कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हमें बनाना था फर्स्ट रिक्वायरमेंट सम की, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी हमारे सम की, हमें ड्रॉ करना है वर्किंग कैपिटल, डन, पर्टिकुलर रुपीस, करंट असेट, 4 लाइन छोड़ के करंट लाइबिलिटीज, डन। तो ये हमारा करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज का फॉर्म बन चुका है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है वो 2 महीने के लिए रहता है एवरेज कंजम्पशन पे। तो एक मिनट यहाँ 2 साल का है, 2 साल का है। तो यहाँ पे बनेगा ईयर 1 और ईयर 2, ऐसे दोनों चीजों का बनेगा ईयर 1 और दूसरा बनेगा हमारा ईयर 2 के लिए, डन। करंट सेल में सबसे पहले हमारा आएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जिसका पीरियड है 2 मंथ्स का, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, हम हर चीज का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हमारा है रॉ मटेरियल का अमाउंट 9,60,000 इंटू 2/12, तो ये आपका हो जाएगा 1,60,000 रुपए। सेकेंड ईयर में है हमारा टोटल रॉ मटेरियल, यहाँ पे ऐसा हो ना तो ऐसा लिख देना का 2 मंथ्स कंजम्पशन, या 2 मंथ्स भी लिख दोगे तो भी चलेगा, रेफरेंस आ गया एक। ईयर 2 हमारा हो जाएगा, ईयर 2 में हमारा मटेरियल है 14,40,000 इंटू 2/12, तो ये आपका बन जाएगा 2,40,000 का। ठीक है, तो हमारा स्टॉक का काम खत्म हो गया। WIP नील है तो उसकी बात करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिनिश गुड्स के लिए बाद में हम बात कर लेते हैं। फिनिश गुड्स मैंने बोला है जब भी हमने सम के अंदर फिनिश गुड्स ढूंढा हो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो वही फिनिश गुड्स हमारा यहाँ पे आएगा। तो फिनिश गुड्स हमारा कितना है क्लोजिंग बैलेंस दोनों का, 4 लाख रुपए, 5,28,000 रुपए। तो ये 4 लाख और एक 5,28,000 रुपए, तो ये हमारा फिनिश गुड्स का पार्ट भी डन हो गया। डेटर्स के लिए क्या बोला है, डेटर्स है हमारे 2 मंथ के एवरेज सेल के लिए। चलो डेटर्स के लिए ना लास्ट में बात करते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन देना है। कैश बैलेंस हम रखेंगे 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैश बैलेंस कितना, 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए का 1 साल के लिए बोला है, ऐसा नहीं है, हम हर साल हमारा कैश बैलेंस मेंटेन करेंगे 1 लाख रुपए। अगर ईयर 2 के लिए कुछ अलग बोला होता तो लिख दे, पर सम नॉट स्पेसिफाई, तो हम मानेंगे कि ईयर 1 और 2 में सेम हम कैश बैलेंस रखेंगे। क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर ऑफ मटेरियल 1 मंथ एवरेज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि क्रेडिटर्स हमें 1 महीने का पीरियड, 1 महीने का हमें पीरियड देते हैं पेमेंट करने के लिए। तो क्रेडिटर्स को गिनते हैं सबसे पहले। तो क्रेडिटर्स गिनने के लिए हमने है ना एक चीज बोली थी, उसके लिए हम बनाएंगे पहले वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए क्या बोला था मैंने, ड्यूरिंग द ईयर परचेस कितना किया है मुझे वो देखना है। जनरली एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं जाता है, तो हम मान लेते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग 0 है। बट यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग की डिटेल है, तो क्या हम रॉ मटेरियल परचेस हर साल का ढूंढ सकते हैं? यस, हम रॉ मटेरियल परचेस हर साल का ढूंढ सकते हैं। तो ठीक है, ढूंढते हैं। हमारा फॉर्मूला है, हमारा क्रेडिटर्स का हमें रॉ मटेरियल परचेस करने का फॉर्मूला क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो रॉ मटेरियल परचेस करने का फॉर्मूला है मटेरियल कंज्यूम प्लस ओपनिंग स्टॉक, अरे प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला हमारा क्या कहाँ से आया है, तो ये हमारा फॉर्मूला आया है मटेरियल कंजम्पशन का। क्या फॉर्मूला आता है, मटेरियल कंजम्पशन का फॉर्मूला हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो रॉ मटेरियल परचेस है उसको एक जगह पे रख के जो हमें ढूंढना है, बाकी सब हमने दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला इतना चेंज हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते ईयर 1, ईयर 1, और यहाँ पे लिख देते ईयर 2। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मटेरियल कंजम्पशन हमारा कितना है, प्लस हम करेंगे उसमें क्लोजिंग स्टॉक कितना है।
उसमें से माइनस कर देंगे हमारा ओपनिंग स्टॉक। डन। इतना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रॉ मटेरियल परचेस। हमें मिल जाएगा रॉ मटेरियल परचेस। और रॉ मटेरियल का पीरियड कितने दिन का है, तो उसका पीरियड है 1 मंथ ऑन एन एवरेज। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रॉ मटेरियल परचेस को, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज कंजम्पशन, एवरेज परचेस डिवाइड बाय 12 मंथ। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 1/12, 1/12। डन। ओके। मटेरियल कंजम्पशन फर्स्ट ईयर में कितना है, तो फर्स्ट ईयर में हमारा रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कितना किया है, 960, 14,40,000, 9,60,000। और ये हमारा हो गया 14,40,000। तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल का यहाँ पे जो स्टॉक है वही हम लिख देंगे 1,60,000 और 2,40,000। 1,60,000 एंड 2,40,000। डन। अब फर्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक तो होगा नहीं, वो होगा नील। सेकेंड ईयर का ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ये 1,60,000 जो यहाँ का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और ये होगा माइनस। तो हमारा रॉ मटेरियल फर्स्ट में आ जाएगा 9,60,000 प्लस 1,60,000, 11,20,000। 14,40,000 प्लस 2,40,000 माइनस 1,60,000। तो ये हमारा हो जाएगा 15,20,000 रुपए। हमें क्रेडिटर्स पीरियड मिल जाएगा अब, तो 11,20,000 डिवाइड बाय 12, तो आपको मिलेगा 93,333, 93,333। 15,20,000 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 126,667, मतलब कि 1,26,667 रुपए। 1,26,667 रुपए हमने क्रेडिटर्स फाइंड आउट कर लिया है। तो ये वो यहाँ पे आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स फॉर रेफरेंस वर्किंग नोट। यहाँ पे ये हमारा है वर्किंग नोट 2। डन। क्योंकि वर्किंग नोट 1 हमने है ना इसका बनाया था क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का हमने वर्किंग नोट बनाया था। यहाँ पे लिख दो क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेशन, जिसका हमने यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया होगा 100%। ये हमारा होगा वर्किंग नोट 1 से आया है यहाँ पे जो भी अमाउंट आया है, और यहाँ पे भी वर्किंग नोट 1 से ही आया है जो अमाउंट आया है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। वर्किंग नोट 2 से हमने हमारा क्रेडिटर्स ढूंढ लिया 93,333, 1,26,667। डन। तो ये दोनों अमाउंट हमारा आ चुका है। अब क्रेडिटर्स के बाद इन लोगों ने किसकी बात की है, तो ये क्रेडिटर्स का काम हो गया। बाद में बात की है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस 1 मंथ एवरेज ऑफ ऑल एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उन सबका टोटल मिला के जो हमारा आएगा उसका 1/12 करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक पूरा ही वर्किंग नोट बना सकते हो, या तो फिर क्या करना आप, वर्किंग नोट इतने में आ जाएगा। ठीक है, वर्किंग नोट ही एक बना देते हैं हम लोग, क्या ही फर्क पड़ता है। वर्किंग नोट 2 ऑल एक्सपेंस कैलकुलेशन, ऑल एक्सपेंस ऑल एक्सपेंस एवरेज पीरियड। हमें सारे एक्सपेंस का एवरेज पीरियड निकालना है, तो जितने भी एक्सपेंस हमारे थे वो हम लिस्ट करेंगे। तो पहला एक्सपेंस हमने किया था लेबर का, और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का। देन हमने किया था डेप्रिसिएशन का और फिक्स्ड का। डन। तो ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। डन। अब एक बात आप लोगों को अभी तक पता नहीं चली, मैंने है ना हर जगह डेप्रिसिएशन भी ले लिया है। तो आपका ये जो सम है ना, इसका जो हमें सॉल्यूशन मिला है, उन लोगों ने टोटल कॉस्ट बेसिस पे सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, तो हम भी इसको हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन टोटल कॉस्ट के बेसिस पे ही हमने किया है। ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा पूरा क्वेश्चन पूछे तो टोटल कॉस्ट पे लेना चाहिए। अब
ऑल एक्सपेंस का एवरेज बैलेंस हमें लेना है। क्या हम उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड करेंगे? ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमने डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर लिया था P&L बनाने के लिए, बट क्या हम इसके लिए करेंगे? तो ना, नहीं करेंगे हम इसके लिए। तो डेप्रिसिएशन का पोर्शन हमारा रिमूव हो जाएगा। डन। तो डेप्रिसिएशन हमारा रिमूव हो गया। अब हमारे पास क्या? डायरेक्ट लेबर वेजिस, डायरेक्ट लेबर वेजिस, बाद में हमारा फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस है। उसके बाद और कौन सा एक्सपेंस है वो देख लेते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ कैश बेसिस एक्सपेंस ही लेने हैं 1/12 करने के लिए। हमारा ऑल एक्सपेंस के अंदर ये वाला गिनने के लिए हमें सिर्फ कैश एक्सपेंस ही कंसीडर करना है, डेप डेप को हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंस हमारे आ गए हैं, और एक और एक्सपेंस रह गया हमारा सेलिंग एक्सपेंस, जिसमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट है। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, तो आप लोग लिख देना। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे एक्सपेंस आ गए हैं। इसका हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, इसका हम टोटल एक्सपेंस बना लेंगे। तो टोटल एक्सपेंस हमारा बनेगा 4,80,000। ये ईयर 1 है और ये ईयर 2 है। 480 प्लस 2,88,000 प्लस 1,92,000 प्लस 80,000 प्लस 48,000। तो ये आपका बन गया 1,08,8,000। ठीक है, सिर्फ एक्सपेंस में ऑल एक्सपेंस कौन से होने चाहिए? जो कैश बेसिस पे है। और डेप्री हमारा नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। 7,20,000 प्लस 2,88,000 प्लस 1,92,000 प्लस 1,36,000 प्लस 48,000। तो ये आपका आ गया 1,38,4,000। ठीक है, ये हमें हमारे टोटल एक्सपेंस मिल गए। अब हमारे यहाँ पे होल्डिंग पीरियड कितना है? तो हमारे यहाँ पे होल्डिंग पीरियड है 1 मंथ का। तो 1/12 और 1/12 करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सपेंस का, एक्सपेंस पीरियड हमें मिल जाएगा। तो 10,88,000 डिवाइड बाई 12। तो ये हमारा आ जाएगा पहला 90,667। 13,84,000 डिवाइड बाई 12। ये हमारा आ जाएगा 1,15,333। ओके, 1,15,333 रुपए। ये ऑल एक्सपेंस, ये ऑल एक्सपेंस कैसे थे? तो क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस 1 मंथ ऑफ ऑल एक्सपेंस, 1 मंथ एवरेज ऑफ ऑल एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे आप इसको करंट एसेट में ले जाओगे कि लाइबिलिटी में ले जाओगे? तो उसके लिए आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये पढ़ना है। क्रेडिटर्स बोला है, क्रेडिटर्स का मतलब ये हमारा करंट लाइबिलिटी में जाएगा। तो करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस वर्किंग नोट 3 पर से हमारे यहाँ पे आ जाएंगे उठ के। तो वर्किंग नोट 3 से आया 90,667, और वर्किंग नोट 2 पर से हमारा आया 115, 1,15,333 रुपए। 1,15,333 रुपए टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल हमारा होगा पहले टोटल ऑफ ए, देन हमारा होगा टोटल ऑफ बी, 1,60,000 प्लस 4,00,000 प्लस 1,00,000। ये हमारा हो गया 6,00,000, 6,60,000 रुपए टोटल करंट असेट। 1 मिनट, एक चीज हमने बाकी रह गई है, हमारे अभी यहाँ पे डेटर्स बाकी है। तो अब डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स के लिए हम जनरली क्या लेते हैं? डेटर्स के लिए हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। अब क्या इस केस में हम कॉस्ट ऑफ सेल ले पाएंगे? तो अगर आप सम देखोगे ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारा आ रहा है 21,28,000 रुपए। देखो आप, कॉस्ट ऑफ सेल हमारा कितना है? 21,28,000 रुपए। समझो, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल है 21,28,000 रुपए। मेरा सेल आ रहा है मेरा सेल आ रहा है 19,20,000 रुपए। मेरा लॉस आ रहा है 2,08,000 रुपए। अब आपको क्या लगता है, अगर मेरा लॉस आ रहा है उसका मतलब क्या है? कि मेरे को सेल मेरा ज्यादा है या मेरा कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है? मेरा सेल ज्यादा है, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा है। तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है, 21,28,000 का। तो ऐसे टाइम पे सम क्या बोलता है? सम बोलता है इस टाइम पे आपको जो भी आपका डेटर्स के लिए कैलकुलेशन करना है, वो पूरा कैलकुलेशन आपका सेल के ऊपर होगा। ओके, नहीं,
ओके ओके, यहाँ पे लिखा ही ये 2 मंथ एवरेज सेल लेना है, यहाँ पे ऐसा लिखा ही है। ओके, मिस हो गया। बाकी अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम तब भी सेल ही लेते, क्योंकि वो एक बेस्ट इंडिकेटर रहता अपने लिए। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ, अगर है ना सबने यहाँ पे कुछ बोला नहीं होता ना, तो आप क्या लेते? 21,28,000 या 19,20,000? बट ऑब्वियसली आप 21,28,000 लेते। बट यहाँ पे सबने टू बी स्पेसिफाई कर दिया कि भाई तू सेल पे ही गिन। अब सेकेंड क्वेश्चन, अगर आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल पे गिनते तो क्या आपको लगता है जो डेटर्स का अमाउंट आता वो राइट आता? तो वो डेटर्स का अमाउंट कभी भी राइट नहीं आता। तो समझो, अब जब भी आपका क्वेश्चन में लॉस आ रहा है, दैट कुड बी लॉस, ये हमें लॉस इंडिकेट कर रहा है। तो लॉस इंडिकेट कर रहा है तो डेटर्स का कौन सा फिगर हमें शो करवाना चाहिए, ये वाला या ये वाला? बट ऑब्वियसली ये वाला। अगर सम साइलेंट होता ना तो अभी हम यहाँ पे सेल लेते, सम अनसाइलेंट होता तो अभी सेल लेते, और अगर सम बोलता तो वो लेते। ठीक है, सम ने यहाँ पे हमें बोल दिया सेल लेना है तो कोई बात नहीं। अगर सम यहाँ पे कुछ नहीं बोलता तो अभी हम यहाँ पे सेल लेते, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट हमारा 19,20,000 है। ठीक है, तो डेटर्स हमारे कैलकुलेट हो गए सेल्स के ऊपर। तो 19,20,000 इंटू 2/12, 3,20,000 रुपए। डन। तो ये तो इसका हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या करना है? सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में हम कॉस्ट ऑफ सेल ले लेते हैं, प्रॉफिट आया है तो नहीं। आपका अकाउंटिंग का एक रूल है, अकाउंटिंग का रूल यहाँ पे कोई काम का नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग का एक रूल है। लास्ट ईयर आपने जो किया होगा ना, आपको इस साल भी वही करना होगा। तो लास्ट ईयर हमने क्या किया? हमने एवरेज सेल पे लिया है, तो इस साल भी हम क्या करेंगे? हम हमारा एवरेज सेल पे लिया है। आई नो, मुझे पता है कि सब में बोला है कि सेल पे ही आपको करना है, बट अगर यहाँ पे इतना पोर्शन नहीं लिखा होता तो मैं क्या करता, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर लास्ट ईयर मैंने सेल पे लिया है तो इस साल भी मैं सेल का ही यूज करूंगा। 32,64,000 इंटू 2/12, तो ये हमारा हो गया 5,44,000। ये हो गया 5,44,000। डन। 1,60,000 प्लस 4,00,000, 1,60,000 प्लस 4,00,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,00,000, ये आपका हो गया 9,80,000 रुपये। इसका टोटल हो जाएगा 2,40 प्लस 5,28,000 प्लस 5,44,000 प्लस 1,00,000 रुपये। इसका टोटल आपका हो गया 14,12,000, 14,12,000। डन। इसका टोटल हो जाएगा 93333 प्लस 90,667, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 1,84,000, 1,84,000। सेकेंड का हो जाएगा 12,667 प्लस 11,5,333, तो इसका टोटल आपका हो जाएगा 1,28,000 रुपए का। एक मिनट रुको, एक कम कर दिया, 12,667 6,667 115,333, ये आपका हो जाएगा 2,42,000 का। वर्किंग कैपिटल आपका आ जाता है A-B। हमारा ए है 9,80,000 माइनस 1,84,000 रुपए, तो ये आपका हो गया 7,96,000। डन। सेकेंड का हमारा आ जाएगा 14,12,000 माइनस 2,42,000, तो ये आपका आ जाएगा 11,70,000 रुपए। तो इसी के ही साथ हमारा प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल बन गया। क्वेश्चन 4 हमारे यहाँ पे डन हो जाता है। क्वेश्चन 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, 7 हो चुका है। क्वेश्चन 8 अभी साइड में ले लो। क्वेश्चन 9 हो चुका है, 10 हो चुका है, 11 आपका कैश में चला जाएगा। क्वेश्चन 12 हो चुका है, 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 15 15 ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा एमटीपी नवंबर 22 का। ठीक है, अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 14 राइट नाउ रहने देते हैं, बहुत इसमें हमें पी एंड एल मैंने पूरा पढ़ लिया, पी एंड एल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, तो इसको अभी रहने देते हैं। 16 हो चुका है, 17 हो चुका है, 18 हो चुका है। क्वेश्चन 19 हम अब स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 19 क्या बोलता है? ये कब आया था? ये आया था आपका आरटीपी में 22 के अंदर। तो ये क्या बोल रहा है? पीक्यूआर लिमिटेड है, न्यूली कमेंसिंग बिजनेस, न्यूली कमेंस बिजनेस है इन द ईयर, ओके याद रखना, इससे मेरे को याद आया,
आपका है ना एमसीक्यू बुकलेट आता है ना आईसीआई का, तो उसमें है ना एक बंदे ने मेरे को क्या क्वेश्चन किया पता है, यही सम था, ऐसा ही एक सम वहां पे दिया था जिसमें ऊपर है ना बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था न्यूली कमेंसिंग बिजनेस। तो उसका वर्किंग कैपिटल उसने फाइंड आउट किया था वो, उसका वर्किंग कैपिटल उसने जो फाइंड आउट किया था वो, और आंसर वो डज नॉट मैच नहीं हो रहा था। अब ये मैच होने का रीजन क्या था, उसने क्या किया क्रेडिटर्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड नहीं किया था, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा सम गलत हो गया। ठीक है, तो वो मैच नहीं करेगा उसका आंसर और वो। और आईसीआई जब ऐसा क्वेश्चन बुकलेट में देगी तो क्या करेगी पता है, अ, हम जैसे नॉर्मली गिनते हैं वो भी आंसर वहां पे दे देगी, और एक क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग स्टॉक वाला जो आंसर होगा वो भी दे देगी। तो है ना, आपको क्या लगेगा ये मेरा आंसर यहाँ पे मैच हो गया, आप टिक करके आ जाओगे। तो वर्डिंग पढ़ते रहना, न्यूली कमेंसिंग बिजनेस है, तो कोई भूल मत करना इसमें। ठीक है, सेल दे दिया है, सीओजीएस दे दिया है, जीपी दे दिया है, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हैज बीन अराइव्ड एज अंडर, उसके अंदर मटेरियल यूज इतना हुआ है 2 लाख का और वेजेस 1.5 लाख का। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमें दे दिया है, एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये सब हमें सम के अंदर ही दे दिया है। द फिगर गिवन अबो रिलेटेड ओनली टू द फिनिश गुड्स एंड नॉट इन वर्किंग प्रोग्रेस। ऊपर जितनी भी फिगर दी है ना वो सिर्फ एफजी से रिलेटेड है, डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड नहीं है। Goods equal to 15% of the yearly production in terms of physical unit will be processed on the average requiring full material but only 40% of the other expense। क्या बता रहा है कि हमने जितना भी ईयर में प्रोडक्शन किया है उसका 50% डब्ल्यूआईपी हमारे पास पड़ा है, उसका 50% पड़ा है, मतलब कि एडिशनली 50% हमारे पास डब्ल्यूआईपी पड़ा है, एंड उसके ऊपर मटेरियल 100% लग चुका है और अदर एक्सपेंस 14% लग चुके हैं। द कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग अ मटेरियल इक्वल टू द 2 मंथ, ऑल एक्सपेंस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस। ओके, ये आपका करंट एसेट में जाएगा। सप्लायर ऑफ मटेरियल विल बी एक्सटेंड 1.5 मंथ क्रेडिट, सेल विल बी 20% फॉर कैश एंड रेस्ट ऑफ 2 मंथ इज क्रेडिट। ओके, जो हमारा 80% है उसको हम 2 मंथ की क्रेडिट देते थे। 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन अ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, द कंपनी विश टू कीप 90,200 in case 10% must be added to the estimated figure for a unforeseen contingency, prepare a estimate working capital। बहुत कुछ दिया है यहाँ पे, हमें क्वेश्चन बना के दे दिए, पर ये विदाउट डब्ल्यूआईपी है, तो हमें हमारा क्वेश्चन फिर से पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाते हैं। क्वेश्चन 19 डन। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन में कौन सा कंपोनेंट जाता है, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल 2 टाइप का जाएगा, एक फिनिश गुड्स के लिए जाएगा और एक डब्ल्यूआईपी के लिए जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी अमाउंट दिया है वो फिनिश गुड्स से रिलेटेड है, नीचे ही हमें लिख के दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज्ड 2,01,600, 2,01,600, और डब्ल्यूआईपी कितना होगा, डब्ल्यूआईपी का हमारा लगेगा goods equal to 15% of the yearly production will be processed on the average requiring a full material। okay, तो जो भी हमारा रो मटेरियल लगा उसका हम क्या करेंगे, 50% करेंगे, 2,01,600 इंटू 15%। डन। और ये हमारा फुल लग रहा है, मतलब ये हमारा 100% पूरा का पूरा लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2,01,600 का 15%, ये हमारा हो जाएगा 3,0240, 3,0240। तो हमारा टोटल रॉ मटेरियल आ जाएगा 2,01,600 प्लस 15%, ये आपका आ जाएगा 2,31,840, 2,31,840। डन। 2,01,600 प्लस 3,0240, तो ये आपका यहाँ पे ये सबसे पहले रॉ मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल के बाद हम लगते हैं वेजिस। वेजिस में भी 2 कंपोनेंट पड़ेंगे, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी। तो रॉ मटेरियल हमारा हो गया, उसके बाद हमारा है वेजिस। वेजिस है हमारा 1.5 लाख रुपए,
तो वेजिस हमारा आएगा फिनिश गुड्स में 1.5 लाख रुपए एंड WIP में होगा 1.5 लाख का 15%। ओके, और उसका 40%, 1.5 लाख का पहले होगा 15%, देन उसका कितना होगा फुल मटेरियल बट ओनली 40% ऑफ अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस मतलब कि सारे, और इसका होगा 40% ही हम अभी तक WIP कर पाए हैं, तभी WIP में 1.5 लाख इंटू 15% इंटू 40%, तो ये आपका हो जाएगा 9,000 रुपये। तो ये टोटल हो जाएगा 1,59,000। वेजिस का भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा और कोई एक्सपेंस हमारा बच रहा है तो डेप्री डेप्री हमारा नहीं आएगा। ठीक है, और कोई एक्सपेंस इसमें हमारा नहीं है, तो देख लो। और क्या है, COGS हमारे किसी काम का नहीं है, GP हमारे किसी काम का नहीं है। एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस है ना, GP के पहले दिया है। अब ये पूरा है ना, इन लोगों ने बहुत ही क्या बोलते हैं, बेढंग के तरीके से बनाया है। तो मैं क्या मानूंगा, एडमिन और सेलिंग साथ में दिए है ना, तो ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, रिलेटेड टू सेल्स है। ठीक है, दोनों को मैं मान लूंगा रिलेटेड टू सेल्स है, मतलब फिनिश गुड्स के बाद ये दोनों ऐड होंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कोई काम नहीं है। अभी तक हमने कोस्ट शीट बनाई, वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कभी काम आया नहीं आया, तो वो भी रद्द, ये भी रद्द। ओके, तो ये मोरल लेस हो गया। तो अब जो भी हमारा ऐड करने वाला पार्ट है वो रिलेटेड टू सेल वाला पार्ट है। तो वेजिस, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे अब हमें हमारा मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, या इसको मैं बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड सेल नहीं आएगा, कॉस्ट अप टू द फैक्ट्री, ये हमारा हो जाएगा 231840 प्लस 159,000, तो ये हमारा हो जाएगा 390840। 390840 में से हम हमारा WIP सबसे पहले माइनस करेंगे, क्लोजिंग WIP। अब क्लोजिंग WIP कैसे हमें मिलेगा, देखो ओपनिंग वाला तो नहीं होगा, न्यू कमेंसमेंट बिजनेस है, तो मेरा माइनस होगा क्लोजिंग WIP। WIP वाला पार्ट ये है और ये है, तो इन दोनों का टोटल कर दूं 30240 प्लस 9,000, तो ये मेरा बन जाएगा 39,240। तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब मुझे मिल जाएगा COP। तो ये 390840 माइनस 39240, ये हमारा हो जाएगा 351600, 3,51,600 रुपए। उसमें से अब मुझे माइनस करना है फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे हम हमारा अब फिनिश गुड्स का इसमें से पोर्शन। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे है ना, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें दिया है 40800 का। ठीक है, तो क्या हमें ये लिखना चाहिए, नहीं। आप देखोगे यहाँ पे ये टोटल है, ये टोटल है, डेप्रिसिएशन 56400 है, तो ये टोटल का 10% हमारा बनता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो हम क्या करेंगे, यहां पे भी हम ले लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10%, तो ये हमारा हो जाएगा 35160। 35160 हमारा ये आ जाएगा, तो हमारा रिवाइज आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 351,600 माइनस 35160, हमारा आ जाएगा COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमारा आ जाएगा 316,440, जिसके अंदर हमारा एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, मतलब कि लेस हो जाएगा, लेस एडमिन एक्सपेंस नहीं ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो एडमिन एक्सपेंस और जो हमारा सेलिंग एक्सपेंस वाला दो पार्ट था वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये वाला पार्ट है, हमने पहले ही बात की थी, हमने इसको रिलेटेड टू सेल मान लिया है। कितना है, 33,600 31,200, 33,600 31,200, तो ये 440 है, जिसमें हम 33,600 प्लस 31,200 ये दोनों हम ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 381,240, ये हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। तो हमारा क्वेश्चन का यहाँ पे पोर्शन हमने डन कर लिया है। अब मैं वर्किंग कैपिटल यहाँ पे नहीं गिनाता हूँ, क्योंकि है ना हमारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। मैं वर्किंग कैपिटल का आपको है ना सीधा सीधा बता देता हूँ, ये वाला पार्ट तो हमारा हो चुका है। ठीक है, हमारा बनेगा एक करंट एसेट और एक जगह बनेगा करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स में से WIP और फिनिश गुड्स डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन से उठ के आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी गिन लिए। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए क्या बोला है,
सप्लायर ऑफ मटेरियल विल बी एक्सटेंड 1.5 मंथ क्रेडिट। तो यहाँ रॉ मटेरियल का जो भी आंसर आएगा वो 1.5 डिवाइड बाई 12 होगा। डन। ठीक है, मैं अब नहीं गिना रहा हूं ये क्वेश्चन, ये हमारा खत्म हो गया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन का सबसे मेजर था, मुझे क्वेश्चन बताना था। ईच एंड एवरी सम मैंने पहले भी बोला था हम नहीं गिन पाएंगे। इसका आंसर मैं अभी है ना आरटीपी में 22 में से निकाल के आपको बता देता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ मैं आरटीपी में 22 का है ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ही ला के रख देता हूँ, तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने उसका आंसर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, देख लो, मैं बता देता हूँ कैसे क्या है। ये रॉ मटेरियल है जो 231840 हमने ढूंढा था वहां पे, वहां से आ गया। ये 39240 एंड 35160 ये दोनों हमारा डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन पर से आ गया है। रिसीवेबल हमारा 304992 है, तो वो हम देख लेते कहां से आया है। तो ये हमारा रिसीवेबल 304992 है, और यहाँ पे हमारा जो ये रिसीवेबल का पोर्शन हमारा आ रहा है वो 381240 आ रहा है। अगर आप सम पढ़ोगे ना तो सम पे एक चीज लिखिए, सेल्स विल बी 20% ऑफ अ कैश एंड रेस्ट ऑफ 2 क्रेडिट मंथ्स। मतलब कि इसका हम 80% करेंगे तो हमें क्रेडिट मिल जाएगा, तो 381240 इंटू 80%, ये आपका आ जाएगा 304992, और ये 304992 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। डन, ये हमारे क्वेश्चन से आ गया। ये भी हमें पता है कैसे आ गया, ये भी हमें पता है, कैश इन हैंड अंदर ही दे दिया होगा, ये रहा कैश इन हैंड का पोर्शन 9200 का। ओके, बाद में एक्सपेंस के लिए कुछ बोला होगा, तो एक्सपेंस के लिए क्या बोला है, ऑल एक्सपेंस विल बी पेड ऑन अ 1 मंथ इन एडवांस। तो जितने भी एक्सपेंस है एडवांस बोला है, तो सारे के सारे 3 हमारे एक्सपेंस थे, तीनों यहाँ पे आ गए, उनका अमाउंट आ गया डायरेक्ट, और उनको 1/2 कर दिया। तो देख लो 1,59,000 हमारा वेजिस, बाद में 3360 31200। डन, वही तीनों अमाउंट यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। उसके बाद क्या बोला है, 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन अ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो हमारा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24,000 था, तो 24,000 का 70% किया तो इतना हमने पेमेंट कर दिया है, और उसका 3/12 किया तो 4200, इतना हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है। 3/12 कर सकते हो, या आप क्वार्टरली के हिसाब से 1/4 भी कर सकते हो। अब ये इनकम टैक्स का एक प्रोविजन हुआ, दूसरा हमने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी मेड किया है, तो वो हमारा आएगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड का। तो 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन अ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ओके, तो ये वाला पोर्शन तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, कहाँ गया, रिफ्लेक्ट हुआ, ये रहा एडवांस टैक्स पेड। बाद में हमने प्रोविजन भी टैक्स का एक बनाया है, तो समझो 70% मैंने पेड कर दिया, अभी भी 30% तो बचा होगा, तो 70% जो हमने पेड कर दिया वो तो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया, बट जो हमारा 30% पोर्शन है तो वो कितना होगा, 24,000 का 30%, ये पूरा हमारा आउटस्टैंडिंग एज अ करंट लाइबिलिटी खड़ा रहेगा। डन, नहीं समझे, मैं समझा देता हूं क्या है। सबने बोला है जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो है इन टोटल में 42,000 का, कहां गया 42,000, और 24,000 का, तो प्रोविजन फॉर है 24,000 का। अब सम के अंदर एक चीज बोली है, ये 70% पेड हो जाता है क्वार्टरली, तो 24,000 का 70% होता है हमारा 60,800। ओके, 60,800, और उसका क्वार्टरली करना हो तो 1/4 करूंगा, तो मुझे उसका क्वार्टरली मिल जाएगा 16,800 डिवाइड बाई 4, 4,200। तो ये क्वार्टरली पेमेंट होता है, और ये एडवांस में पेमेंट होता है, तो ये हमारा बन जाएगा करंट एसेट के अंदर चला जाएगा। अभी 30% का भाग और बाकी है, तो 30% ऑफ प्रोविजन। अब प्रोविजन हमारा किस साइड आता है, तो प्रोविजन आता है करंट लाइबिलिटी के साथ, और 24,000 का 30%, ये हमारा आ जाएगा 7,200, तो ये हमारा करंट लाइबिलिटी बनेगा। अगर यहाँ पे ऐसा बोला होता है ना कि ये भी क्वार्टरली है, तो इसका भी हम 1/4 करते हैं, बट कुछ बोला नहीं है, जिस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन ना हो वो उठा के वैसे का वैसे हमने रख दिया। तो हमारा इसका और इसका दोनों का हमारा लॉजिक सॉल्व हो गया। पेएबल फॉर रॉ मटेरियल 270480, तो 231840 ये हमारा टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा होगा 38640 का, तो प्लस 38640, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 231840 प्लस 38640। भूलना मत, कमे न्यू बिजनेस है ये,
तो यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा 270480 ये आ गया, और 1.5 महीने का उसका बोला था हमें, तो ये 1.5 महीना भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोस वर्किंग कैपिटल आ गया, टोटल करंट लायबिलिटी आ गया। ठीक है, ये बाजू में फिर से लिख दिया। बाद में इतना हमारा ग्रोस वर्किंग कैपिटल आ गया, जिसके अंदर हमें 10% अनफोर्सिन करना था। कहाँ गया ये रहा, 10% मस्ट बी एडेड टू एस्टिमेटेड फिगर अनफोर्सिन कंटिजेंसी, जो हमने यहाँ ऐड कर दिया, इसका 10% यहाँ ऐड कर दिया, टोटल हमारा नेटवर्किंग कैपिटल आ गया। सम यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ सम के लिए हम यही प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस क्यों करेंगे पता है, चैप्टर को अब खत्म करना है। आपको भी एक चीज पता चल गई होगी, यहाँ पे जो पोर्शन हार्ड है ना, वो कौन सा पोर्शन हार्ड है, यहाँ पे पोर्शन हार्ड है क्वेश्चन बनाने वाला। ठीक है, आपने देखा वैसे आप इसका क्वेश्चन बना लेते, बट आधे लोग क्या करते, आधे लोग ये WIP का पोर्शन है ना भूल जाते, और इसी को ही है ना 15% एड बैक कर देते, तो वो गलत हो जाता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन का पोर्शन बताया। डन। कुछ सम हमारे ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका या तो फिर मेरा। क्वेश्चन नंबर 23 अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट दिया है बीट लिमिटेड का 31 मार्च 2022 के हिसाब से। हर चीज यहाँ पे दे दी है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, परचेस दे दिया है, वेजेस दे दिया है, प्रोडक्शन एक्सपेंस दे दिया है, जीपी दे दिया है, सेल, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का एडमिन सेलिंग नेट प्रॉफिट दे दिया है, जीपी दे दिया है। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेएबल फॉर रॉ मटेरियल वर 60 लाख एंड 90,20,000। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेएबल हमें दे दी है। ठीक है, वेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल हमें दे दी है 12 लाख 16 लाख रुपए। ठीक है, यू आर रिक्वायर अ सर्टेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में फटाफट याद दिला देता हूं आपको, चैप्टर 5 R+W, ये रहा R+W+F+D-C, इस मेथड से हमें ये सम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चीजें दे दी है, बस हमें पुट क्या करना है, पुट द फिगर गेट द आंसर करना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये अभी डन ही हो जाएगा, 5 या 10 मिनट का ही काम है। तो क्वेश्चन 23, सबसे पहले आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर के लिए हमें रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढते हैं रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। आर इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला भी याद दिलाते जा रहा हूं। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय एनुअल कंजम्पशन इनटू 365 डेज। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय एनुअल कंजम्पशन इंटू 365। हमारे सम के अंदर हम देख लेते हैं कितना बोला है। तो हमारे सम के अंदर हमें कोई भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि हमें कितना लेना है, तो हम 365 डेज ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 365 डेज। अब सबसे पहले एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय 2। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 14,40,000, क्लोजिंग है 16 लाख, तो 14,40,000। सम की लेंथ देख के मत डरना, सम है छोटू सा, डिवाइड बाय 2, तो ये हमें मिल गया एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब एनुअल कंजम्पशन मुझे जानना है, एनुअल कंजम्पशन जानने का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला। तो ओपनिंग हमारा कितना है, ओपनिंग है हमारा 14,40,000 प्लस ड्यूरिंग द ईयर हमने कंजम्पशन कितना किया है, ड्यूरिंग द ईयर हमने कंजम्पशन मतलब परचेस कितना किया, 88 लाख। ओके, तो ड्यूरिंग द ईयर हमने 88 लाख 88 लाख का हमने परचेस किया है, तो प्लस 88 लाख हमें कंजम्पशन निकालना है। कंजम्पशन का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहां मैं माइनस कर दूंगा 16 लाख रुपए। ये सम करवाने का एक ही रीजन है, अगर आपने आरटीपी एमटीपी देख लिया ना तो आप है ना बुखला जाओगे। तो ये आपका हो जाएगा इन टोटल में स्टॉक मटेरियल, तो ये आपका हो जाएगा अपन में 86,40,000 और ऊपर हो जाएगा 14,40,000 प्लस 16 लाख डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 15,20,000 रुपए इंटू 365, 15,20,000 डिवाइड बाय 86,40,000 इंटू 365 डेज, तो ये आपका आ जाएगा, अरे 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 शिट, 15,20,000
डिवाइड बाय 86,40,000 इंटू 365, 64.21 डेज। तो ये आपको सबसे मिल गया आर। सेकेंड हमें ढूंढना है डब्ल्यू आई पी का। डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब होता है एवरेज, एवरेज डब्ल्यू आई पी डिवाइड बाय, एवरेज डब्ल्यू आई पी डिवाइड बाय क्या आएगा हमारा, हमारा यहाँ पे आएगा एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट। अरे एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 365 डेज। ठीक है, एवरेज डब्ल्यू आई पी ढूंढने के लिए हमारे पास डब्ल्यू आई पी है 4,80,000, 8 लाख, 4,80,000 प्लस 8 लाख डिवाइड बाई 2। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें कैसे मिलेगा? तो कोष्शीट याद करो अपनी। कोष्शीट में क्या होता है? कोष्शीट में होता है रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंस। उसमें से हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस कर प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी एड बैक करते हैं, तो हमें हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है, राइट। तो उसी हिसाब से वैसे हमें यहाँ पे कोष्शीट पहले ही बना लेनी चाहिए थी, कोई नहीं, एक कोष्शीट बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक छोटी सी कोष्शीट, क्योंकि कोष्शीट बनाए बिना पार नहीं है हमारा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हमारा कितने रुपए का लगा है? तो रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे लगा है 88 लाख रुपीस का। तो 88 लिख के आओगे तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि यहां हम जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम्ड हमने ढूंढ के निकाला है। कंज्यूम्ड हमारा है कितना? कंज्यूम्ड है हमारा इसका 86,40,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें मिल गया 86,40,000। ठीक है, इसमें अब मतलब कि इसका काम और इसका काम हमारा रॉ मटेरियल के लिए खत्म हो गया कोशीट के अंदर, डन। अब उसके अंदर हम वेजिस ऐड कर देंगे, तो ये भी आ गया वेजिस 24 लाख रुपीस। वेजिस 24 लाख रुपीस प्लस हम करेंगे, प्लस हमें एक और चीज दी है प्रोडक्शन एक्सपेंस 16 लाख रुपीस का। प्रोडक्शन 16 लाख रुपीस का, तो हमें मिल जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ, रहने दो, नहीं लिखना है क्या होता है, ये होगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट ना, फैक्ट्री कॉस्ट 86,40,000 प्लस 24 लाख प्लस 16 लाख, तो ये आपका हो गया 1,26,40,000। इसके अंदर हम डब्ल्यू आई पी, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी एड करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस कर जाएंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डन। तो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी हमारा कितना है? ओपनिंग डब्ल्यू आई पी हमारा है 4,80,000, ये ऐड कर डालेंगे। एंड क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी हम यहाँ पे हमारा माइनस कर डालेंगे, वो है 8 लाख रुपए। तो ये हम माइनस कर डालेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1264, 4 टाइम्स 0 माइनस 4,80,000 प्लस करना था, प्लस 4,80,000 माइनस 8 लाख रुपीस। तो ये आपका आ जाएगा 1,232,1,232,1,234, 1,23,20,000 रुपये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अब फिनिश गुड्स भी ऐड कर लेते हैं, 20,80 24 लाख, 20,80,000 माइनस 24 लाख हमारा क्लोजिंग फिनिश ऑफ गुड्स है, 1 2 3 4 5, ओके। तो ऐड करेंगे 20,80,000 माइनस 24 लाख, तो ये हमारा आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 1,20,00,000 रुपए का हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, 1,20,00,000 का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल अभी ढूंढने की जरूरत है। हाँ है, तो ढूंढ देते हैं कि नहीं है कि नहीं है, तो है हमें, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे ढूंढ देते हैं। हमें ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढनी है और ऑपरेटिंग साइकिल के लिए हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, ठीक है। ठीक है, सीओजीएस में अब हम ऐड कर देंगे एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। तो ये कितने हैं हमारे? ये है हमारे 14 लाख एंड 6 लाख।
और ये है हमारा 6 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 120 प्लस 14 लाख प्लस 6 लाख, तो ये आपका बन जाएगा 1 करोड़ 40 लाख रुपए। ये आपका हो गया टोटल कोस्ट ड्यूरिंग द ईयर, टोटल कोस्ट या फिर कोस्ट ऑफ सेल भी आप बोल सकते हो। डन। अब हम फटाफट फिनिश गुड्स के लिए डब्ल्यूआईपी के लिए हमें क्या चाहिए था, कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये रहा हमारा कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 1 करोड़ 23 लाख 20 हजार रुपए, 1 करोड़ 23 लाख 20 हजार रुपए इंटू 365। तो आपका डब्ल्यू आ जाएगा 4,80,000 प्लस 8 लाख डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1232 इंटू 365। तो आपका डब्ल्यूआईपी का पीरियड, आपका डब्ल्यूआईपी का जो पीरियड आएगा वो आएगा 18.96 डेज। डन। डब्ल्यूआईपी के बाद हम बात करते हैं फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का फॉर्मूला क्या जाता है, फिनिश गुड्स का फॉर्मूला जाता है एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365 डेज। एवरेज फिनिश गुड्स हमारे कितने हैं, तो सम के अंदर देखेंगे 2080 प्लस 24 लाख, 20,80,000 प्लस 24 लैक्स डिवाइड बाई 2, तो हमें एवरेज फिनिश गुड्स मिल जाएंगे। सीओजीएस हमारा कितना है, तो सीओजीएस है हमारा 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए इंटू 365। तो हमारा एफ मिल जाएगा 20,80,000 प्लस 24 लाख डिवाइड बाई 2 इंटू 365 डिवाइड बाई 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो ये हमारा आ जाएगा 68.13 डेज। इसके बाद एफ के बाद हम ढूंढते हैं डेटर्स। डेटर्स किससे कनेक्टेड होते हैं, तो डेटर्स हमारे कनेक्टेड होते हैं एवरेज रिसीवेबल से, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल, एनुअल क्रेडिट सेल इंटू 365। डन। तो डेटर्स इज इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल हमारे कितने, तो एवरेज रिसीवेबल है हमारे, हमें यहां नीचे दिए ना 12 लाख प्लस 16 लाख रुपए, तो 12 लाख प्लस 16 लाख रुपए डिवाइड बाय 2, और क्रेडिट सेल हमारा है, सेल के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, ये जितना भी सेल हमारा यहाँ हुआ है ना, अच्छा लिख ही दिया है यहाँ पे क्रेडिट सेल 1 करोड़ 60 लाख रुपए, तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए इंटू 365। मैं यहाँ पे है ना अब डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ, 12 लाख प्लस 16 लाख डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 करोड़ 60 लाख इंटू 365। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 31.94 डेज। डन। डेटर्स के बाद मुझे चाहिए क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का क्या होगा, एवरेज पेएबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेस इंटू 365। एवरेज पेएबल सम के अंदर दिया है, कितना दिया है, 16 लाख प्लस 19,20,000 प्लस 19,20,000 रुपए, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 प्लस क्रेडिट परचेस हमारा कितना है, तो परचेस क्रेडिट में 88 लाख रुपीस का इंटू 365। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख देता हूं, 16 लाख प्लस 19,20,000 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 88 लाख इंटू 365। तो ये आपका हो जाएगा 73 डेज का क्रेडिटर्स हमें क्रेडिट पीरियड दे रहा है। अब हम ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ माइनस प्लस डी माइनस सी है। ओके, तो -73, बाद में डेटर से हमारे 31.94 डेज के प्लस 68.13 डेज प्लस 18.96 डेज, ये हमारा डब्ल्यू का पीरियड आ गया। और रॉ मटेरियल का पीरियड हम देख लेते हैं। तो रॉ मटेरियल का पीरियड है हमारा, डब्ल्यू आ गया, एफ आ गया, डी आ गया। अब रॉ मटेरियल का पीरियड बाकी है 18.96 के बाद 64.21 डेज। ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू 64.21 प्लस 18.96 प्लस 68.13 प्लस 31.94 माइनस 73 डेज। तो ये आपका आ जाएगा 110.24 डेज, 110.24 डेज। डन। तो ये डेज आ गए। हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है
हमें ढूंढना है नंबर ऑफ, कहाँ गया, हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ढूंढना है बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के लिए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड से मुझे अगर ढूंढना है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा टोटल कॉस्ट, ये रहा हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, हाँ ये रहा ना पूरा का पूरा, ये रहा हमारा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आप चाहो तो पहले नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढो और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बट हम डायरेक्ट यही वाला लगा देंगे, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू ऑपरेटिंग साइकिल डिवाइड बाय 365 डेज, टोटल कॉस्ट इनटू ऑपरेटिंग साइकिल डिवाइड बाय 365, डन। तो ये हमारा हो गया, टोटल कॉस्ट है हमारा, हमने पहले ही ढूंढ लिया था टोटल कॉस्ट या ऑपरेटिंग साइकिल कॉस्ट, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख। ऑपरेटिंग साइकिल हमने ढूंढ लिया 110.21 डेज का डिवाइड बाय 365 डेज, तो ये हमारा हो जाएगा 1 करोड़ 40 लाख इंटू 110.21 डिवाइड बाय 365, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 422832 1 करोड़ 40 लाख इंटू 110.21 डिवाइड बाई 365, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 422,723.87671। ओके डन। अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल के हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा वो भी मैं है ना बता देता हूँ, क्योंकि है ना आप ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढो, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ढूंढो और उसके बाद आप ढूंढो, तो आपका आंसर डिफरेंट आने की शक्यता सबसे ज्यादा ही है, क्योंकि वहां पे एक पॉइंट का कंसिडरेशन होता है। तो गिव मी 1 मिनट, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। ओके डन, मिल गया। ये आंसर है आपका 4228,329.81, और आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड इन लोगों ने दिया है, अरे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरिंग द ईयर इन लोगों ने दिया है 3.311, डन। तो गुड टू गो, ठीक है। आप 365 डिवाइड बाई 1102.4 करोगे तो 3.311 आएगा, और 3.331 को आपको 1 करोड़ 40 लाख से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा 4428329। देखा देखो, करोड़ की अमाउंट में 1000 की भूल हो सकती है, लाख की अमाउंट में लाख की अमाउंट होगी तो 100 रुपए की भूल आएगी, करोड़ की अमाउंट होगी तो 1000 में भूल आएगी, ठीक है। 10 करोड़ की अमाउंट होगी तो लाख में भी भूल आएगी। डायरेक्ट गिना नहीं है मैंने, उनका ही आंसर डायरेक्ट यहाँ से आरटीपी एमटीपी में कॉपी पेस्ट हमने कर लिया है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 23 भी यहाँ पे खत्म हो चुका है, हमारा लेक्चर हो चुका है 1 hour 18 मिनट का, ठीक है। अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, तो अभी भी हम गुड टू गो ही ये जा सकते हैं आगे। क्वेश्चन 26 मैंने होमवर्क दे दिया है, तो आप देख लेना, उसका होमवर्क का आंसर है। क्वेश्चन 13 आप लोग होमवर्क में ले लो। आज हमने सबसे पहला आंसर क्वेश्चन किया है ना, उसी की तरह मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 30 कब पूछा गया था, तो ये आया है आरटीपी में 24 के अंदर। क्या है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम पैटर्न पे आ रहा है, देखोगे आप। बस यहाँ पे है ना अमाउंट चेंज है, पीक्यू लिमिटेड है, न्यू बिजनेस सेगमेंट में जा रही है। 23 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोडक्शन 2000 फुल कैपेसिटी में इसका प्रोडक्शन है 25,000 यूनिट का, मतलब कि जहां पे भी फिक्स कॉस्ट दिया होगा वहां पे हम 25,000 यूनिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बाद में यहाँ पे जो 20% वाला पार्ट है वहां पे भी, डन, ठीक है। तो आपका कोशीट इसके ऊपर से आपका कोशीट बन जाएगा, डन। मटेरियल मिल जाएगा, लेबल मिल जाएगा, ये और ये मिल जाएगा, ये आपका रिलेटेड टू सेल हो जाएगा, डन। अब यहां पे हम गिन लेते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएंगे 2000 यूनिट्स, यहाँ पे हो जाएंगे, बाद में 2000 प्लस 18,000 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स माइनस 90,000 यूनिट्स, ये आपका हो जाएगा 1000 यूनिट्स यहाँ पे क्लोजिंग। ओके, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक दोनों में जाएगा। क्या जाएगा क्लोजिंग स्टॉक आपका, ईयर 1 का आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 2000 यूनिट का, और
ईयर 2 का आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 1000 यूनिट का। कैसे आया? तो पहले में होगा प्रोडक्शन माइनस सेल 2000 यूनिट, सेकंड में होगा ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट प्लस प्रोडक्शन 18000 यूनिट्स माइनस सेल्स 19000 यूनिट्स, तो हमारा हो जाएगा 1000 यूनिट। सेलिंग प्राइस है 250 रुपीज। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें दे दिया 2 महीने का। डेटर्स के बारे में उन लोगों ने यहाँ पे भी बोला है, सेल्स का लेना है 1.5 मंथ का, कैश बैलेंस 50,000 है, क्रेडिटर फॉर सप्लायर 1 मंथ है, एक्सपेंस पेड 1 मंथ विल बी पेड, ऑल एक्सपेंस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस। मतलब ये आपका करंट एसेट बनेगा, ये करंट लाइबिलिटी में जाएगा, ये आपका करंट एसेट में जाएगा, ये भी एसेट में जाएगा, ये भी एसेट में जाएगा। और WIP और फिनिश्ड गुड्स डायरेक्ट हमारा कुछ से उठ के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ द ईयर प्रोडक्शन विल बी प्रोसेस ऑन द एवरेज रिक्वायरिंग फुल मटेरियल बट ओनली 50% अदर एक्सपेंस। मतलब कि आपका मटेरियल 100% लगेगा WIP में, लेबर एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये दोनों 40% लगेंगे। डन, कंप्लीट। देन आपका सेलिंग प्राइस 250 आपको दे दिया है। यहाँ पे आपका जो डेप्रिसिएशन का पार्ट है ना, ये भी आपको 40% कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका RTP MTP है ना यार, ये RTP में 24 आप देखोगे ना, तो आपका ये जो डेप्रिसिएशन का पार्ट है ना, उसका भी 40% इन लोगों ने हमारे उसमें कंसिडर कर लिया है। टेक्निकली नहीं करना चाहिए बट इन लोगों ने कर लिया है, तो हम भी कर ही लेंगे। ठीक है। The management is also opinion to make a 10% margin or a contingency on a completed figure and the value of the closing stock at a cost of production done। तो हमें 10% का मार्जिन लेके चलना है, तो वो भी हमारा हो ही जाएगा 10% का मार्जिन। देन आगे क्या लिखा है, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट बनाना है 2 इयर्स का एंड प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल आप बना ही लोगे, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है, तो ये आप ले लोगे। होमवर्क क्वेश्चन 31 हमने कर दिया, 32 कर दिया, 33 कर दिया, 34 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 35 आई थिंक सो ये होमवर्क का नहीं था या होमवर्क का था। लास्ट टाइम मैंने बोला था क्वेश्चन 34 मैं करवाऊंगा। ओके, क्वेश्चन 34 मैं करूंगा, 35 36 बात की बात है। एक मिनट रुको, क्वेश्चन 35। अब हमारे क्वेश्चन कितने बाकी है वो फटाफट देख लेते हैं। अभी हमारा एक सैटरडे लास्ट लेक्चर शायद तक होगा, तो क्वेश्चन 2 हमारा बाकी है, क्वेश्चन 2 हमारा बाकी है, प्लस क्वेश्चन 8 हमारा बाकी है, क्वेश्चन 14 एक हमारा बाकी है, देन क्वेश्चन 15 हमारा एक बाकी है, क्वेश्चन 27 एक हमारा बाकी है, देन आफ्टर हमारा क्वेश्चन नंबर 35 एक बाकी है। तो अराउंड अराउंड अभी भी हमारे 6 क्वेश्चन बाकी है। तो अभी भी हम 1 या 2 क्वेश्चन अगर हमने कंप्लीट कर लिए है ना, तो सैटरडे का लेक्चर हमारा 1.5 आवर का होगा, अगर आधा घंटा और खींच लिया। तो क्वेश्चन 35 ही हम आपको गिनवा देते हैं। तो क्या ये बड़ा सम है एक, तो ये एक आधा घंटा एक ये और ले लेगा। टाइम क्या हुआ है, ठीक है, एक आधा घंटा ये लास्ट हमारा सम होगा क्वेश्चन 35। ओके, हमने है ना 3 सम क्वेश्चन नंबर वो है ना 3 रेशियो के रिलेटेड है, मतलब कि ज्यादातर उसमें चीजें रेशियो की दी है। तो एक बार ये रेशियो वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आप खुद ही ट्राई कर लेना, मैं इसका है ना आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, रेशियो एक बार खत्म हो जाए ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, बैलेंस शीट बनाना है, तो यहाँ पे मेन चीज बैलेंस शीट है और उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल बनेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऐसे 3 क्वेश्चन है जो रेशियो पे बेस है, तो वो हम रेशियो चैप्टर जब होगा ना तब इसको हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे टोटल 3 क्वेश्चन बच जाते हैं। तो आई थॉट कि 1.5 घंटा हो गया है और ये अभी है ना, मैं बताऊँ तो रात के है ना 9 बज रहे हैं, तो मेरे को है ना भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो ये लेक्चर को हम यहीं पे है ना कंप्लीट कर डालते हैं, ताकि हम फर्दर हम इसमें अब नहीं पढ़ते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा फ्राइडे आएगा, देन फ्राइडे दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3 सम है, तीनों के 3 सम गिन लेंगे, और जो 3 सम हमने रेशियो में डाले वो रेशियो कंप्लीट होने के बाद आप ट्राई कर लेना, अगर उसके बाद भी नहीं होते तो बताना, हम आपको करवा देंगे। ठीक है, गुड बाय, सी यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।